ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। The chairman audible clearly? Okay. So I've shared the updated notes. Now these are the complete notes of Constitution of India. 2 टॉपिक इसमें मैंने और ऐड किए और एक जो टॉपिक आई मार्क इन द मॉड्यूल, तो वो आप उसको जस्ट गो थ्रू करना। वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू। कोई ऐसा है जो ग्रुप में नहीं है जिसको नोट्स ले मिले? अच्छा आप, हाँ जी, दोबारा बताइए तो। आई एम नॉट गेटिंग इट। अभी पढ़ेंगे। हाँ अभी आज अभी ये शुरू करते हैं। उसमें डाउट पूछिए। ओके, अभी तक जो पढ़ा किसी को कोई डाउट उसमें? साथ के साथ पढ़ रहे हो या नहीं? चलो ठीक है। ओके, विल ट्राई कि आज ही चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। कुछ आपके ना मॉड्यूल के अंदर भी 3 अमेंडमेंट्स दी हुई थी, तो इसीलिए मैंने वो नोट्स के अंदर भी डाली। यू डोंट नीड कि अगर पेपर में वो पूछ भी सकते हैं। बुक में सिर्फ अमेंडमेंट दी है, एक्सप्लेनेशन मैंने उसमें खुद डाली है। तो अगर पेपर के अंदर पूछी जाएंगे एक्सप्लेनेशन, तो आप जो नोट्स में लिखिए आज तक लिख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि बुक के अंदर सिर्फ अगर आपको आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि ये अमेंडमेंट हुई थी, 102, 103, 104, 3 अमेंडमेंट हमें आपकी बुक के अंदर मॉड्यूल में डालते हैं। इसके अलावा 1-2 और टॉपिक्स हैं जो हम जनरली डिस्कस करते रहते हैं, उसी को ही बुक में लिखा हुआ है। वो मैं आपको अभी मॉड्यूल के अंदर बता दूंगी। जो 2 टॉपिक आपको एक बार जस्ट खुद से गो थ्रू कर, अदरवाइज हम डिस्कस बहुत बात होती है, ठीक है? तो अभी आते हैं जो हमारे ये प्रोविजन है विच इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू द स्टेट मोनोपोली। यहाँ पे स्टेट का मतलब इज अ नॉर्मल स्टेट, नॉट एज पर आर्टिकल 12, ठीक है? एक स्टेट जो है वो मोनोपोली क्रिएट कर सकती है। आपको अगर याद हो तो हमने लास्ट क्लास के अंदर जो पॉइंट पढ़ा था आपका रिलेटेड टू द कॉमर्स, ट्रेड एंड इंटरकोर्स, उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा कि स्टेट अगर चाहे तो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है स्टेट लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंगली। स्टेट लेजिस्लेचर अपॉइंट कर सकते हैं, पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है। इसी तरीके से ये एक अलग से कॉन्सेप्ट दिया हुआ विच इज रिलेटेड टू द स्टेट मोनोपोली। मोनोपोली हमें पता है व्हाट इज मोनोपोली। किसी एक पर्सन के हाथ में सारी पावर है, जहाँ पे सिंगल सेलर है, जहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स हमारे ज्यादा है। तो वो जो मार्केट है बेसिकली वो सेलर ड्रिवन हो जाती है, वो फिर बायर ड्रिवन मार्केट नहीं रहती। इसीलिए इंडिया के अंदर अब ऐसे बहुत सारे लॉज बने हैं, चेंजेस हुए हैं, जिसमें वो कहते हैं कि आप मोनोपोलीज को खत्म कर दो। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कॉम्पिटिशन कमीशन आप अगर पढ़े तो उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर इस चीजों के बारे में मिलेगा। और भी छोटे छोटे बड़े सारे एक्ट्स हैं जिनके अंदर आपको इन टॉपिक्स का रेलिवेंस मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पे जो इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट, कि क्या स्टेट अपने लिए कोई मोनोपोली क्रिएट कर सकता है या नहीं कर सकता। देखो पहला पॉइंट लिखा है, क्रिएशन ऑफ मोनोपोली राइट्स इन फेवर ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्संस टू कैरी ऑन एनी बिजनेस प्राइमा फेसी अफेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ ट्रेड। हमें पता है कि हमें क्या मिली हुई है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड। हमने आर्टिकल 19 के अंदर 6 फ्रीडम पढ़ी, उसमें से एक फ्रीडम हमें मिली थी, फ्रीडम ऑफ ट्रेड। फिर हमने आर्टिकल 301 में भी पढ़ी कि फ्रीडम है, बट हमने साथ में क्या पढ़ ली, उसकी 5 एक्सेप्शन। तो ये कहते हैं कि अगर कोई स्टेट या गवर्नमेंट, कोई भी पर्टिकुलर अथॉरिटी किसी तरीके के मोनोपोली क्रिएट करना चाहेगी भी, तो एक तरीके से तो सिटीजन्स के राइट के ऊपर आपने क्या कर दी, रिस्ट्रिक्शन लगा। बट यहाँ लिखा बट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस इट कैन बी जस्टिफाइड। अब क्या चीज जस्टिफाइड है क्या नहीं है, ये टाइम टू टाइम, सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस, ट्रेड टू ट्रेड, बिजनेस टू बिजनेस, हर सिचुएशन में वेरी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया तो बोल दिया, या हमारे कहने पे गवर्नमेंट ने कर दिया या गवर्नमेंट को खुद लगा तो गवर्नमेंट ने कर दिया। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा बिजनेस, कैसी कंडीशन, कौन सा स्टेट, किस हिसाब से वो मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। After the Constitution Amendment in Act 1951,
The states create a monopoly in favor of itself without being called upon to justify its action in the court as being reasonable. Point इन्होंने क्या लिख दिया? ये जो justification ऊपर पहले point में लिखा कि justified होगा. Justified का reason क्या दे दिया इन्होंने? Reasonable. Reasonable मतलब which you cannot even define. आज स्टेट को कोई चीज रीजनेबल लगती है तो उसके कारण बना लेगी, कल स्टेट को कोई और चीज लगेगी तो उसके कारण बना लेगी. आप जाके कोर्ट को बोलो कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ या हाई कोर्ट के पास जाओ कि मेरा फंडामेंटल राइट यहाँ पे वायलेट हो गया. रीजन? क्योंकि मेरी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, स्टेट ने यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट कर ली और मुझे फ्रीडम ऑफ ट्रेड में काम करने से मना कर दिया. हम ये नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट को यहाँ पे ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दी. तो वी कैन नॉट मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर दिस कि स्टेट में अगर कोई इंडिविजुअल या कोई और अगर मेरी फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा तो आई कैन मूव, बट अगर स्टेट करेगी तो आई कैन नॉट मूव. थर्ड पॉइंट कहता है आर्टिकल 19 clause 6 sub clause 2 makes it clear that freedom of profession, trade, business will not understood to mean to prevent the state from undertaking either directly or through a corporation controlled or owned by. Corporation controlled or owned by का मतलब गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन. तो इसी तरीके से सेंट्रल की ना हो कि अगर स्टेट की अगर वो अपने लिए कोई बिजनेस को रिजर्व कर ले तो हम उसके अंदर कोई उनको मना नहीं कर सकते. हम ये नहीं कह सकते कि मेरा आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ ट्रेड वायलेट हुआ. एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस वेदर टू द एक्सक्लूजन कंप्लीट और पार्शियल सिटीजन और अगर वो एक्सक्लूड करना चाहे तो कर ले, या कई बार आप देखोगे कि वो ना एक सर्टेन परसेंटेज अपने पास फिक्स कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन का कुछ सर्टेन पोर्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वो बाहर जाएगा, कुछ पर्टिकुलर के ऊपर है कि वो इंडिया के लोग ही यूज करेंगे, और उसमें से भी कुछ पे रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर आएंगे. जितनी भी चीजों की प्रोडक्शन होती है गवर्नमेंट कुछ चीजें अपने लिए रिजर्व करके चलती है. अब जैसे आपने नाम सुना है जैसे कैंटीन होती है जो डिफेंस की, मिलिट्री, आर्मी वगैरह इस सब में, उसमें आप देखोगे हमेशा कम रेट के ऊपर चीजें मिलती, कार्ड्स बन जाते हैं और उस चीज पे मिलती है. कम पे क्यों मिलती है? क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्शन को अपने लिए रिजर्व किया. तो या तो वो कुछ चीजों को एक्सक्लूड कर देगी, कुछ को इंक्लूड कर देगी. यहाँ लिखा कंप्लीट और पार्शियल, वो डिपेंड करता है स्टेट पे. या तो पार्शियल रिस्ट्रिक्शन लगा दे या कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि कोई भी काम नहीं कर सकता, या अगर कर भी सकता तो देयर इज अ लिमिटेशन. और इसके अलावा ने लिखा सिटीजन और अदर, ये रिस्ट्रिक्शन सिटीजन पे भी हो सकती है, ये रिस्ट्रिक्शन नॉन सिटीजन पे भी हो सकती है. तो किसी पॉइंट को नहीं छोड़ा स्टेट. उन्होंने बोला चाहे कंप्लीट करो, चाहे पार्शियल, चाहे सिटीजन करो, चाहे नॉन सिटीजन, चाहे आप सर्टेन टाइप चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाओ, चाहे आप सारे बिजनेस पे रिस्ट्रिक्शन लगाओ. If a law is passed creating a state monopoly, the court should inquire as to what the provision of the said law which are basically and essentially necessary for creating the state monopoly. Word इन्होंने क्या लिखा? Inquire. That's अगर कोई स्टेट ऐसा लॉ बनाता है तो जुडिशरी या कोर्ट्स सिर्फ क्या कर सकते हैं? इंक्वायरी. वो ये नहीं कह सकते कि आप ये लॉ नहीं बनाओ, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर को भी पावर पार्लियामेंट से मिली हुई है कि दे कैन मेक देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉ, और वही आगे वो पावर्स अथॉरिटीज को दे देते हैं, अथॉरिटीज रूल्स रेगुलेशन बना लेती है. तो सिमिलरली अगर स्टेट ये काम करती भी है और अगर कोर्ट को लगता है कि हमें पूछना चाहिए ना कि ये काम क्यों किया, तो कोर्ट कैन ओनली मेक एन इंक्वायरी. कोर्ट मना नहीं कर सकती. हाँ, अगर कोर्ट को ये लगेगा कि ये जस्टिफाइबल नहीं है तो वो अपना अगेन ओपिनियन दे सकते हैं, क्योंकि इंक्वायरी करके आप रिस्ट्रिक्शन नहीं इम्पोज कर सकते, सिर्फ क्या दे सकते हो? अपना ओपिनियन दे सकते हो. ओपिनियन मानना ना मानना आगे किसके हाथ के अंदर? स्टेट के हाथ. ठीक है. तो ये 4 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं कि अगर स्टेट चाहे तो बाय मेकिंग एनी काइंड ऑफ अ रूल, रेगुलेशन, लॉ, कोई ऑर्डिनेंस पास करके गवर्नर या किसी भी फॉर्म के अंदर अपने लिए किसी चीज को रिजर्व करके चल सकती है. जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल लेवल पे मेजरली अभी 2 है. ठीक है. डिफेंस ले लो आप जितना भी है सारा, और उसके अलावा आपका जो एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी है, दिस इज टोटली अंडर द गवर्नमेंट. ठीक है. इसके अलावा बड़ी सारी चीजों के अंदर धीरे धीरे करके प्राइवेटाइजेशन वगैरह के कॉन्सेप्ट आपने देखे. रेलवे भी होता था पहले, रेलवे को भी कोशिश हो रही है धीरे धीरे करके प्राइवेटाइज कर दिया जाए. इलेक्ट्रिसिटी सारी हो गई, जल बोर्ड वगैरह के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े इंक्लूड कर दिए. 100% नहीं किया, इंटरवेंशन गवर्नमेंट ने भी रखा, बट अपना बर्डन कम करने के लिए गवर्नमेंट ने इन चीजों को सॉर्ट आउट धीरे धीरे कर दिया. बट अभी भी 2 चीजें हैं तो स्टेट ने अपने पास रखी, गवर्नमेंट ने बेसिकली. अब आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर. राइट्स हम एक्सरसाइज कर सकते हैं. राइट्स एक्सरसाइज अगर हमारे कोई भी वायलेशन करता है, हमारे एक्सरसाइज के अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है, वी कैन टेक एन एक्शन. फंडामेंटल ड्यूटी के लिए देयर इज नो एक्शन. इसमें जितने पॉइंट पढ़ेंगे
ये कहते हैं कि आपकी ड्यूटी है कि आपको ये काम करना, बट अगर आप नहीं करोगे तो कोई एक्शन नहीं हो सकता। सड़क पे जाते हुए 10 लोग गन चलाते हैं और आप बोलो कि ये काम नहीं करना, आपको क्लीन रखना है, तो उस केस के अंदर मैं जाके कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर दूँ, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज इज लाइक, ड्यूटी वर्ड है लाइक एन ऑब्लिगेशन, बट ये एक ऐसी ऑब्लिगेशन है जिसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है अनटिल एंड अनलेस कोई लॉ बना, किसी लॉ के अंदर किसी चीज को डाला। जैसे फॉर एग्जांपल पोल्यूशन इज वन ऑफ द एस्पेक्ट जो ड्यूटी में भी कहता है कि आपको नहीं क्रिएट करना, और पोल्यूशन के 4 लॉज हमारे पास ऑलरेडी। तो अगर आप लॉ फुलफिल नहीं करते हो तो देयर इज अ पनिशमेंट। कंज्यूमर्स के लिए देयर इज अ पनिशमेंट, क्योंकि आप उसके लिए रिस्पेक्टिव लॉ। बट अगर कोई लॉ नहीं है तो ये जो लिखी है बातें, ये सिर्फ लिखी हुई है, आपने माननी है मान लो, नहीं माननी नहीं। अब एक एक करके पढ़ते हैं इसको। ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता क्योंकि अगेन अदर टॉपिक इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार ही आया हुआ है आज तक, पिछले टाइम पे देख लोगे, बट स्टिल यू नेवर नो अगर आएगा तो 5 नंबर से कम का नहीं आएगा। और अगर 5 नंबर का आता है तो आई वुड सजेस्ट कि 10 पॉइंट लिख के आने, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट, ठीक है। क्योंकि अभी फॉर द टाइम में इस बारी से मैंने चेक किया है, मार्किंग सिस्टम थोड़ा सा चेंज। पहले 1.1 मार्क होता था, अब अगर पॉइंट छोटा है ना तो 2.1 मार्क। तो ये मार्किंग जो है वो थोड़ी सी इस बारी से चेंज हुई, क्योंकि अब स्टेप वाइज मार्किंग प्रॉपरली इवन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स दोनों में देते, तो हर पॉइंट का मार्क वहां पे काउंट है, ठीक है। और कुछ टीचर्स होते हैं फिर ऐसे जो 5 लिखे तो 2.5 नंबर की जगह 5 नंबर नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा है आर्टिकल 51A इम्पोजिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ये जो ड्यूटीज है किसके लिए? सिटीजन ऑफ इंडिया। राइट्स हमने दोनों के लिए पढ़े, कुछ सिटीजन कुछ नॉन सिटीजन, कुछ दोनों के लिए। एंड वाज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। These fundamental duties are सबसे पहला to abide by the constitution and respect the ideals, institutions, national flag and the national anthem। तो हमें ये बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा उसको मानो, उसको वायलेट ना करो, नेशनल एंथम अगर होता है तो खड़े हो जाओ, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट दो। आपको पता है कि अगर नेशनल फ्लैग को अगर आप खराब करो तो उसके लिए 6 साल तक की आपको 6 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल भी हो सकती है, बट इंडिया में कुछ नहीं होता। अभी 15 अगस्त आएगी, उसके अगले दिन देखना जो नेशनल फ्लैग गिरे होते हैं और इधर उधर चलते, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि लॉस बने हैं, अगर कोई एक्शन लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकता है अगर लॉस टर्म में लिखा। इसके अलावा इन्होंने लिखा इंडिया के जो भी आइडियल्स हैं, इंडिया के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उन चीजों को फॉलो करो। और वो प्रिंसिपल्स हमारे प्रीएम्बल में हमने पढ़े कि वो कुछ 5-6 प्रिंसिपल्स के ऊपर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वैलिड करता है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। और ये हम करते भी, क्योंकि आप देखो कि हमारी स्टडीज के अंदर फ्रीडम फाइटर्स को लेके बहुत कुछ दिया हुआ। वो कहते हैं कि देखो अगर उन्होंने स्ट्रगल की है तो आप उस चीज को करो। आज के टाइम के ऊपर कोई पढ़ता वढ़ता नहीं है, आजकल मूवीज बनती है, आप एक मूवी देख लो, आपको फ्रीडम फाइटर के स्ट्रगल्स के बारे में पता चल जाएगा और यहाँ उनकी लाइफ के अंदर क्या हुआ वो चीजें मिल जाएंगी। अब आप देखो उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कि उसके अंदर भी ये चीजें, ये क्यों दिखा दिया, वो क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि बोला जाता है कि यू शुड रिस्पेक्ट दोज पीपल, क्योंकि उन्होंने ये स्ट्रगल किया हमें फ्रीडम दिलाने के लिए। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ये पॉइंट हमने फंडामेंटल राइट्स पे भी कि हमें इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, यूनिटी के बारे में प्राउड फील होना चाहिए, रादर देन कि हम इसके बारे में किसी को कोई भी नेगेटिव पॉइंट के ऊपर जोड़ें। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू। तो आपको याद हो तो मैंने एक बार पहले भी आपको बोला था कि इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ ओनली डिफेंस, मिलिट्री, आर्मी, कि अगर किसी तरीके की वॉर की सिचुएशन आती है तो उन्हें ही जाना, अगर गवर्नमेंट हमें बोलेगी तो हमें भी जाना, क्योंकि बीइंग अ सिटीजन और अ पर्सन लिविंग इन इंडिया, इट इज आवर ड्यूटी कि हमें अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करें। To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and the religion or sectorial diversity। क्योंकि हमने पढ़ा इंडिया में सेक्युलरिज्म और इंडिया के अंदर अलग अलग रिलीजन, अलग अलग लैंग्वेजेस आपको मिले, तो ये कहते हैं कि एक भाईचारा बना के रखो, ब्रदरहुड बना के रखो, बट जो ये बोलते हैं पॉलिटिशियन उससे बिल्कुल उल्टा कर। तो टोटली कहते हैं कि रिलीजन डिफरेंट है, यहाँ पे ये नाम चेंज कर दो, वहां पे ये चीज चेंज कर दो, कॉमनली ये चलता है। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है क्योंकि अलग अलग रिलीजन और लैंग्वेजेस हैं तो सबको भाईचारे के साथ में रहना चाहिए। टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये स्पेसिफिकली मेंशन किया, ऐसी कोई भी प्रैक्टिस फॉलो नहीं करनी जिससे वुमेन डिग्निटी, अच्छा उन्होंने लिखा चाहे वुमेन, बट इट इज इन जनरल ह्यूमन डिग्निटी, क्योंकि हर एक के लिए होनी चाहिए। आप किसी को भी
डिफेम नहीं करो, आप किसी के भी बारे में कुछ गलत मत बोलो, हर पर्सन की एक रिस्पेक्ट और उसकी लाइफ की आपको मेंटेन करके चलिए एक चीज। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। व्हाट इज रिच हेरिटेज बेसिकली? इंडिया की क्या हेरिटेज है? एग्जैक्टली। और कुछ? बेसिकली द मॉन्यूमेंट्स, द पैलेस, जितने भी आपको पुराने टाइम की चीजें मिल जाएंगी, वो किसी भी रिलीजन की हो, कितने भी टाइम पुरानी हो। आपने देखा आजकल म्यूजियम्स बने होते हैं इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये टाइम टू टाइम उनकी रिकंस्ट्रक्शन या उनकी मेंटेनेंस के काम करते रहे। तो इसलिए ताकि ये चीजें पुराने टाइम की जो है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहे और लोगों को इन चीजों के बारे में पता हो। आजकल तो ये बहुत कॉमन है, आप अगर कभी जैसे गुरुद्वारे में या कहीं पे जाओ ना, तो आपको वहां पे वो मिलेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे उन्होंने इन चीजों को प्रोटेक्ट करके रखा है ताकि आपको अपने पुराने लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती। इसके अलावा को लिखा है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रीचर्स। कि हमें अपने फॉरेस्ट को, अपने लिविंग क्रीचर्स को, लेक्स को, रिवर्स को, सबको साफ सुथरा रखना है, जो कि टोटली ऑपोजिट है करंट ऐसा कोई भी नहीं करता। ठीक है। To develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. What do you mean by scientific temper? Develop the scientific temper. और इसके साथ एक वर्ड लिखा है humanism. नहीं, not technology. Humanism is what? Humanism क्या हुआ? और उसको कन्वर्ट करो साइंटिफिक टेम्पर में। Exact. Scientific temper is basically when you see the things logically as well as legal. आपको एक ह्यूमैनिटी को लेके आ, आपको किसी से पर्सनल ग्रजेस है, गुस्सा है, which is acceptable, but there should be a concept of humanity in it. Again, जो भी आप डेली बेसिस पे न्यूज में देखते हो, there is no concept of humanity in practical nowadays. There is no concept of scientific temper nowadays. किसी को गुस्सा है तो रोड रेज देखनी है तो दिल्ली में तो जितनी मर्जी देखो, लोग गाड़ियों के ऊपर लोगों को बिठा बिठा के रील्स आ रही होती है कि कोई कहीं ले गया, कोई कहीं ले गया, यही कॉन्सेप्ट चल रही है। तो एक्चुअली के अंदर बोला जरूर जाता है कि आप एक इस चीज को मेंटेन करके चलो, जैसे ऊपर पॉइंट लिखा कि भाईचारा बना के रखो, इसी तरीके से ह्यूमैनिटी अपने अंदर लेके आओ। बट अगेन ना तो टाइम है किसी के पास में, प्लस जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है, चीजें हम लोग ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। आजकल आप छोटे से बच्चों को भी पूछ लोगे ना या देख लोगे, गुस्सा बड़ी जल्दी आप। अगर आप किसी से भी पूछोगे ना मेरी बिगेस्ट वीकनेस और स्ट्रेंथ कोई नहीं बताएगा, और वीकनेस में सबका पहला होगा शॉर्ट टेम्पर। हाँ, एंगर इश्यूज है, शॉर्ट टेम्पर है, ये एक्चुअली के अंदर बहुत कॉमन है। रीजन बीइंग बिकॉज हमारे पास हमारे लिए भी टाइम नहीं, हम अपने लिए टाइम दे नहीं पाते, तो इतनी सारी चीजों के अंदर इंडल्ज है कि वो एंगर इश्यूज ऑटोमेटिक। बट बिल्कुल होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल होता है। बट अगेन ये इंडिविजुअल के ऊपर, इंडिविजुअल पे है, आप क्या कैसी आपकी बॉर्न एंड बॉटअप है, आपके घर में क्या एनवायरनमेंट है, आप जैसे एनवायरनमेंट में जा रहे हो वहां पे क्या चीज है, ये बड़ी सारी चीजें जिनके ऊपर मैटर करता है। तो लिखना बड़ा इजी होता है कि आप साइंटिफिक टेम्पर मेंटेन करो, ह्यूमैनिटी मेंटेन करो, बट नहीं होती। दिन में एक बार तो ख्याल आता ही आता है कि किसी का खून करो, कहीं ना कहीं आपको रोड पे चलते हुए या घर पे किसी से बात, मतलब समवे और दी अदर, कई बार आपके पास भगवान एक खून माफ करे ना तो इसका तो खून ही पड़ता। ठीक है। तो ये चीजें, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर, इसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते। आज हैप्पी हो तो आपका किसी के ऊपर बड़ा मन भी करेगा कि इस पर्सन के लिए कुछ अच्छा होगा, आज गुस्सा है तो मन करेगा कि ये भी। ठीक है। तो लॉ हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ह्यूमैनिटी लेके आओ, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म लेके आओ, यू इंक्वायर द थिंग्स, you see the logical sense, the legal sense in that, and then उसके अगेंस्ट में उस पर एक्शन ले ले जाए। To safeguard the public property and to adjure violence create नहीं करनी, प्लस जितनी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेफगार्ड करके चलो, जैसे फॉरेस्ट हो गए, हमारे पार्क्स हो गए, कोई भी पब्लिक प्लेसेस हो गए, सबको हमें प्रोटेक्ट करके चलना। To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity. इंडिया को ये बोलते हैं being a citizen of India, it is our duty कि हम इंडिया को एक्सीलेंस के टूवर्ड्स लेके जाएं। बट अगेन द प्रॉब्लम इज कि हम लोग पढ़ते जरूर है इंडिया में, बट मोस्ट ऑफ द पीपल नाउअडेज प्रैक्टिस द थिंग्स आउटसाइड। रीजन बीइंग क्योंकि रिटर्न्स नहीं है इंडिया, रिटर्न्स हमें बाहर मिल जाते हैं और ईच एंड एवरीवन वांट्स कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव। तो हमें पता है कि उतना ही काम करके इंडिया में कुछ नहीं मिलेगा, उतना ही काम करके उससे डबल बाहर की कंट्री में मिल जाएगा।
तो हमें देखो कि ये यहाँ पे ना मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत बड़ी लैकिंग है। लोग एजुकेट हो रहे हैं, लोगों के पास एक्सीलेंस बहुत, बट यहाँ पे गवर्नमेंट की लैकिंग है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि वो आप अपनी एक्सीलेंस को एक्चुअली के अंदर एक किसी चीज के अंदर कन्वर्ट करके इंडिया को दे सके। आप देखो डॉक्टर्स एंड ऑल सब के अंदर इंडिया हमेशा आगे मिलेगा आपको, इंजीनियर्स में ले लो, डॉक्टर्स में ले लो, मिलिट्री आर्मी के अंदर ले लो। द प्रॉब्लम इज रिटर्न में, एंड ईच एंड एवरीवन वांट्स कि हमें किस तरीके का कोई बेनिफिट मिलता है। And so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and the achievement. हम अगर इंडिया को एक्सीलेंस की टूवर्ड्स लेके जाएंगे, हमारी एक्सीलेंस एक ही चीज के अंदर पॉपुलेशन बड़ी करने में पर, ठीक है, और वो बढ़ चुकी है। वो आपने देखो चाइना को भी छोड़ दिया। द ओनली थिंग इज कि हम लोग एक्चुअली के अंदर ये नहीं सोचते कि फ्यूचर के अंदर क्या करें। ठीक है, हम सोचते हैं आ जाए ना, तो बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो थोड़े, और वो भी लॉन्ग टर्म का फ्यूचर नहीं सोचते। जो सोचते होंगे वो कहेंगे चलो इंडिया से बाहर से, और जो इंडिया में रहते हैं ना वो कहते हैं अच्छा आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, थोड़े साल के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दैट्स इट, हैप्पी है उसमें। ठीक है, एंड लास्टली दे से टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू वंस चाइल्ड एज द केस में बी व्हाट बिटवीन द एज ऑफ 6 and 40 years। इसके ऊपर भी लॉ हमने पढ़ा, जो हमने अपना फंडामेंटल राइट भी पढ़ा, प्लस हमने लॉ भी देखा है कि चाइल्ड लेबर वगैरह के ऊपर अबॉलिशन के लॉ या एजुकेशन के लॉ जो है वो इंडिया के अंदर बने। तो जब तक इनके ऊपर लॉ है, अगर आप नहीं फुलफिल करोगे तो देयर इज अ पनिशमेंट, अदरवाइज देयर इज नो पनिशमेंट फॉर नॉट और यू कैन से फॉर वायलेटिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो ये हमें पॉइंट दिए हुए थे रिलेटिंग टू द फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें से कोई पॉइंट नहीं छोड़ना, ये सारे पॉइंट याद करें। अब आते हैं टॉपिक पे, दैट इज दी लेजिस्लेटिव फंक्शन। अच्छा, इससे पहले एक आपको बुक के अंदर और दिया हुआ है सॉवरेन फंक्शन, वो हम पढ़ चुके हैं बहुत बार कि 3 फंक्शंस हैं, एक लेजिस्लेटिव, एक जुडिशरी, एक द एग्जीक्यूटिव, और वो वही पॉइंट्स लिखे हैं जो हमने पढ़े हैं। जस्ट गो थ्रू दैट बुक में से आपको एक सॉवरेन फंक्शन का टॉपिक आपके मॉड्यूल में, उसको मार्क कर लो और वो आपको एक बार रीड करो। उसमें वही 3 है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। अब हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं द लेजिस्लेटिव वन, ये डिटेल में दिया हुआ है क्योंकि इसमें बिल वगैरह के बारे में दिया। अच्छा, इन जनरल जब भी कोई लॉ बनता है हमें पता है उसको पहले क्या पास होता है, हमारा बिल पास। अब वो बहुत तरह तरह के बिल दिए हमारे कोर्स में, जो डिटेल में दिया वो 5 ही दिया, बाकी हमें सिर्फ उनका रेफरेंस दिया हुआ है। तो ये भी हो सकता है कि इंडिविजुअली भी किसी बिल के बारे में पूछ लिया जाए, क्योंकि फाइनेंशियल बिल और ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में दिया, प्लस इसके अलावा जो अमेंडमेंट्स दी हुई है वो मैंने एड ऑन किए, वो भी पूछ सकते हैं। उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना क्योंकि रिसेंटली ही ऐड किए, तो पहले कोर्स में होती ही नहीं थी। अगर कोर्स में ऐड किए हैं तो ये नेवर नो पेपर में भी आ सकता है। अब देखो लेजिस्लेटिव फंक्शन के अंदर इन्होंने लिखा है अ बिल इज अ ड्राफ्ट स्टैट्यूट। आज आप बॉटल में और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ड्राफ्ट या ये जो भी चीजें होते हैं ये सबकी शुरुआत कहाँ से होती है? बिल पास होता है, दैट्स द लास्ट स्टेप। लॉ बन गया, पास हो गया, दैट्स द बिगिनिंग। कहाँ से कमेटी बनती है, कमेटी बनती है, एग्जैक्टली। फिर वो बिल ड्राफ्ट करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, बट नॉट एवरी टाइम कि कोई केस होगा, देयर इज अ नीड। अगर लगता है कोई नई चीज आ रही, जैसे आजकल हर डे टू डे पे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो हमें लगता है कि उसके लिए लॉज बननी चाहिए। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, कमिटीज बनती है। कमिटीज के अंदर कौन होते हैं मेंबर्स बेसिकली, और वो कौन होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होती है जनरली, उसमें नहीं लिखा हुआ, जनरली पूछना चाहिए। हाँ जी, दोबारा बोलो बेटे। जिनकी एक्सपर्टीज होती है उनमें। हाँ एक्सपर्टीज, बट क्वालिफाइड मतलब क्वालिफिकेशन क्या होती है, काइंड ऑफ एनी आइडिया उस पर्टिकुलर फील्ड के? IAS ऑफिसर्स बेसिकली वो क्या करते हैं, दे मेक द लॉज। ठीक है, और जितने भी आपने बोला एक सर्टेन क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं, जैसे PhD, डॉक्टरेट वगैरह की डिग्रीज हैं, उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर दीस पीपल आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द पास्ट ओवर ईयर्स, तो इसलिए उनको एक्सपर्ट्स का दर्जा देते हैं और उनकी एक कमेटी फॉर्म करके उनको एक टॉपिक बता देते हैं कि इस चीज के ऊपर इस रीजन से ये लॉ बने। फिर वो एक आपको ड्राफ्ट प्रिपेयर करके देंगे, कमेटी आगे पास करेगी, फिर उसके बाद वेरिएशन होंगे एंड देन दोनों हाउसेस में प्लेस किया जाएगा। फिर उसके बाद वो पास होगा पार्लियामेंट के अंदर, फिर देन उसके बाद प्रेसिडेंट का एक्शन मिलेगा, नोटिफाइड होगा, फिर वो एप्लीकेबल होगा। ये जो पूरी बात मैंने आपको बताई है, ये भी एक टॉपिक बुक में दिया हुआ है, इसको भी जस्ट रीड आउट करना है और कुछ नहीं। वो प्रोसीजर दिया हुआ कि लेजिस्लेटिव बिल्स हमारे जितने भी होते हैं वो पास करने का प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, जो हमने वर्बली डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब यही देखो लिखा हुआ है बिल इज अ ड्राफ्ट स्टैट्यूट, क्योंकि अभी ये पास नहीं हुआ, पास आफ्टर इट इज पास्ड बाय द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड असिस्टेड बाय द
प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट का एसेंस मिलना इज मैंडेटरी। All legislative proposals are brought before parliament in the form of bills. जैसे कोई भी एक्ट ले लो, पहले बिल बनता है, बिल के ऊपर जब प्रेसिडेंट एक्ट मिलेगा, then it's converted into the act and notified in the official gazette. अब टाइप्स ऑफ बिल देखो दिया हुआ है, सबसे पहला दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इनिशिएशन इन द हाउस। एक तो हो गया गवर्नमेंट बिल, एक हो गया प्राइवेट मेंबर्स बिल। गवर्नमेंट बिल नाम से क्या समझ में आता है, जिसका इनिशिएशन किसने किया, गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट लगी, गवर्नमेंट को नीड लगी, गवर्नमेंट ने इनिशिएशन किया कि हमें इस पर्टिकुलर लॉ को पास करना। एंड प्राइवेट मेंबर्स मतलब जहां पे गवर्नमेंट ने इनिशिएशन नहीं लिया, प्राइवेटली लोगों ने इस चीज को रिकमेंड किया या बोला या बताया कि इस चीज के ऊपर लॉ बनना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि लॉ बनाओ, इसके अंदर जो प्रॉब्लम जैसे जितने भी सेंसर बोर्ड हैं और ये सब है ना, वो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं कि उसमें किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं है और बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो कि ठीक नहीं है दिखाना, तो इसीलिए उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि इसके ऊपर भी लॉज होने चाहिए। इसके अलावा दिया ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट कि पर्टिकुलर लॉ में या बिल में लिखा क्या क्या हो सकता है। ये पॉइंट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज की। अब इसमें लिखा है ओरिजिनल बिल्स। ओरिजिनल बिल्स मींस व्हिच एम्बॉडी द न्यू प्रपोजल आइडियाज पॉलिसी, जो ऑलरेडी नहीं है, कोई चीज बिल्कुल नहीं आई और उसके लिए हम पहली बार कोई लॉ बनाते हैं, कोई नया पास करते हैं, तो दैट इज योर ओरिजिनल। अमेंडिंग बिल्स व्हिच सीक्स टू मॉडिफाई, अमेंड और रिवाइज द एक्जिस्टिंग एक्ट, जैसे अमेंडमेंट्स एक्ट आते हैं, तो सारे के सारे हमारे क्या हो गए, अमेंडिंग बिल्स। अगेन आपको पता होगा कि पॉइंट इज सेम कि उन केसेस के अंदर भी वो जब तक ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफाई नहीं होते तब तक अमेंडमेंट भी एप्लीकेबल नहीं होते। देन दी कंसोलिडेटिंग बिल्स। Consolidating bills basically which seek to consolidate existing law enactments on a particular subject. अच्छा, बड़े सारे लॉज हैं, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हर लॉ का ना एक शॉर्ट टाइटल होता है, एक लॉन्ग टाइटल। शॉर्ट टाइटल का मतलब जो हम वर्ड पढ़ते हैं, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, स्टैम्प एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, दीज आर द शॉर्ट टाइटल। दो वर्ड का नाम लिखा हुआ है, एक्ट लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है, दैट। एक होता है लॉन्ग टाइटल। लॉन्ग टाइटल का मतलब बेसिकली 1 से 2 लाइन की पूरी उसका टाइटल होता है, जो ये बताता है कि लॉ क्यों बना। जैसे आप कभी कंपनीज एक्ट का पढ़ो तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि इसका नाम कंपनीज एक्ट, उसका नाम लिखा हुआ है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू द कंपनी एक्ट। ये पूरी एक लाइन लिखी है। इसी तरीके से हर लॉ के लिए इट्स लाइक अ प्रीएम्बल, आप कह सकते हो, वैसे प्रीएम्बल अलग होता है, बट शॉर्ट लॉन्ग टाइटल इज बेसिकली जो आपको उस लॉ के बारे में सारी चीजें बताता है। कंसोलिडेट करने का मतलब फॉर एग्जांपल किसी एक ही पॉइंट पर 2 लॉ, तो 2 लॉ पढ़ने की जरूरत क्या है, वी नीड टू कंसोलिडेट। जैसे सीआरपीसी इज वन एग्जांपल, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो अभी हम पढ़ते हैं उससे पहले 2 और चलते, फिर नया आ गया, तो उन्होंने कहा जो पुराने चल रहे हैं ना सबको कंबाइन करो, एक ही पढ़ो ना। आप एक पॉइंट के लिए एक जगह का लॉ खोलोगे, दूसरे पॉइंट के लिए दूसरा खोलोगे, इट्स बेटर सबको आप कंसोलिडेट। तो ऐसे भी बिल पास होते हैं जो कहते हैं कि अगर एग्जिस्टिंग लॉज अलग अलग है ना, तो वी नीड टू कंसोलिडेट दैट। Existing laws, expiring laws, continence bills, which seeks to continue which act otherwise would expire on a specified date. वैसे तो जनरली किसी लॉ में ना एक्सपायरेशन की डेट नहीं है, जनरली नहीं, बट फॉर एग्जांपल अगर किसी लॉ के अंदर वो लिख भी कि ये सिर्फ इतने टाइम तक वैलिड रहेगा और हमें लगता है कि वो टाइम अब आने वाला है, बट इसकी कंटिन्यूस हमें बढ़ा देनी चाहिए, अभी ये एग्जिस्टेंस जो है इसकी और कंटिन्यू होनी चाहिए, तो उस टाइम के ऊपर क्या अब बिल पास करते हैं कि जो एक्सपायरिंग लॉज है उनको कंटिन्यू आगे फर्दर करना चाहिए। तो लेट्स सपोज कोई एक लॉ है, उसमें लिखा हो 2023 में खत्म होता है, तो 2023 में नया बिल पास करके उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी कंटिन्यूशन को बढ़ा सकते हैं। वैसे बहुत ही मतलब रेयर केस है जिसमें लिखा होगा कि कोई लॉ का टाइम पीरियड का नहीं। हम सिर्फ क्या करते हैं, हमने अगर आपने पढ़ा हो तो हर जगह पे एक लाइन पढ़ते हैं, लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, और वो फोर्स में ना कोई डेट नहीं होती, वो लिखा होता है डिपेंडिंग अपॉन द केस या इमरजेंसी की सिचुएशन, जब वो लॉज हमारी इनएप्लीकेबल हो जाते हैं। रिपीलिंग और द अमेंडिंग बिल्स टू क्लेंस द स्टैट्यूट बुक, जैसे कंपनीज एक्ट ने रिपील किया 2013 ने 1956 को, पुराना हटा दो नया दो, कंपटीशन ने एमआरटीपी को कर दिया, ऐसे बड़े सारे रिपीलिंग लॉज है जो पुरानों को हटा देते हैं और उसकी जगह पे नए लॉज लेके आते हैं। And validating acts to give validity to certain action. जैसे for example SEBI Act gives validation to all the SEBI regulation. SEBI Act नहीं होगा तो regulations का कोई काम नहीं। Similarly जितना भी हमारा Companies Act है वो हर चीज को validation देते हैं, चाहे रूल्स बने हो, इवन NCLT को validation कहाँ से मिलती है, कब से, क्योंकि बनाई किसके थ्रू है, Companies Act। जब Companies Act नहीं होगा तो NCLT NCLT का कोई लेना देना नहीं है।
तो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी लॉ के अंदर आपको ये फैक्टर्स मिल जाएंगे जो किसी ना किसी एक्शन को, किसी रिएक्शन को वैलिडेट कर। तो बड़े सारे लॉज ऐसे मिलेंगे जो कि क्या बताते हैं आपको, वैलिडिटी ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। इसके बाद आते हाँ जी, रिपीलिंग अमेंडिंग, तो आप उसी के अंदर आ जाओ। रिपीलिंग एंड अमेंडिंग का मतलब पुराना हटा के नया, दोनों चीजें एक साथ हो। पुराना हटा के हमने चेंजेस किया। चेंज द स्टैट्यूट का मतलब जो चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप हटा दो ना उन चीजों को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कंपटीशन आप पढ़ो, उससे पहले था एमआरटी। अब एमआरटीपी में ऐसी बहुत सी चीजें थी जो आज के टाइम के ऊपर यूजफुल नहीं है, तो उस लॉ को हटा दो, क्लेंस कर दो, बुक को ही खत्म कर दो कि वो लॉ नहीं है। तो क्या है कि नंबर ऑफ लॉज कम हो जाएंगे। हम उसकी जगह कोई एक ऐसा लॉ लेके आएंगे जो और चीजों को भी आगे अपने में इंक्लूड करके वैल्यू। तो इसीलिए क्लेंस करने का मतलब एक तरीके से क्लियर आउट कर दो, जो चीजों की यूसेज नहीं है उनको हटा दो। एक आपने पढ़ा था ना कॉन्सेप्ट, हम उस चीज को डोरमेंट कर देते हैं, एक्लिप्स कर देते हैं, वो क्लेंस नहीं करता। वो तो वैलिड, तो वो जब दोबारा सिचुएशन आएगी वो फिर वैलिड हो जाएगा। रिपील करना, क्लेंस करने का मतलब एक तरीके से हटा दो, टोटली हटा दो, उस चीज को कंटिन्यू करने की जरूरत है। अब आया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर। अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर के अंदर देखो 3-4 वे में टोटली, ऑर्डिनरी, मनी एंड फाइनेंशियल, ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग एंड द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। हो सकता है शॉर्ट नोट पूछ ले, हो सकता है ये टॉपिक एज इट इज पूछ ले कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर में इन लॉज का नाम देके भी आपके टॉपिक पूछ सकते हैं। हो सकता है इनमें से किसी पे डिफरेंस बिटवीन भी आ जाए, तो आप इसी तरीके से उसको पैराग्राफ की फॉर्म में बट टैबुलर फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, पहला आता है ऑर्डिनरी बिल। इट इज अ ड्राफ्ट दैट प्रेजेंटेड ईदर बाय द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट and that is passed by both the parliament houses. It is a type of a proposal in a legislative manner that is used to introduce bill. Ordinary का मतलब basic, the draft. ये एक्चुअल के अंदर अभी लॉ नहीं बना, दिस इज जस्ट द इनिशिएशन। जो पहली बार एक ड्राफ्ट बन के हम पार्लियामेंट में रखते हैं, हाउसेज में रखते हैं, मतलब वहां पे जितने भी मेंबर्स हैं उनका असिस्टेंट लेते हैं। कई बार आप देखो वो पास कर देते हैं, कई बार वो मना कर देते हैं, या वो चेंजेस प्रपोज कर देते हैं, फिर हम उनके अंदर चेंजेस इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे कुछ लॉज इस तरीके के आपको मिलेंगे जो कि ये चीज बोलते हैं। जो बेसिकली हर लॉ एक स्टार्टिंग के अंदर क्या है आपका, ऑर्डिनरी, बिकॉज इट्स अ ड्राफ्ट। कोई लॉ एज इट इज बन के नहीं आ जाता, पहले ड्राफ्ट, फिर उसके अंदर चेंजेस एंड देन उसके बाद में वो पास होते हैं। नेक्स्ट इज द मनी एंड द फाइनेंशियल बिल। मनी विच इज रिलेटेड टू मॉनेटरी थिंग्स टोटली, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी चीजों से ही रिलेटेड चीजें लिखी होंगी, फाइनेंस से रिलेटेड लिखी होंगी, वो सारे हमारे क्या होंगे, मनी बिल्स। ठीक है, अब मनी बिल्स एक्चुअली के अंदर जैसे बड़ी सारी और बिल्स आपको ऐसे मिलेंगे, लॉज मिलेंगे जिसमें पैसे को कोई लेना देना नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल लॉज पैसे से नहीं चलते, बट अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो सारा का सारा फाइनेंस देखता है। अकाउंटिंग से रिलेटेड आपको चीजें मिल जाएंगी, पैसा चलेगा उसके अंदर। मॉनेटरी पॉलिसी से मिल जाएंगी, उसके अंदर भी आपको मॉनेटरी टर्म्स के अंदर चीजें मिल। तो इस कैटेगरी को भी इन्होंने अलग कर दिया, एक लॉज ऐसे जिसमें मनी इन्वॉल्व है, एक लॉज ऐसे जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व ना। ठीक है, तो मनी बिल्स के अंदर देखो लिखा है दीज आर कंसर्न विद द फाइनेंशियल मैटर्स लाइक टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर। फाइनेंशियल, ये एक एग्जांपल, ऐसे और बड़े सारे लॉज हैं जो कि हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। टैक्सेशन हम पढ़ते हैं इसलिए हम इसके अंदर, इवन फॉर दैट मैटर जैसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, वो भी एक तरीके का क्या है हमारे लिए, लॉ ही तो है, क्योंकि यू हैव टू फॉलो दैट। They are the parameters, standards, which each and every company has to follow. और वो भी किससे रिलेटेड है, सारे अकाउंट से रिलेटेड, सब फाइनेंसेस से रिलेटेड है। तो वो भी एक तरीके का हमारा यही कॉन्सेप्ट के अंदर इंक्लूड होता है, बट हाँ वो एक्ट की फॉर्म में नहीं है, वो स्टैंडर्ड्स की फॉर्म के अंदर, रूल्स रेगुलेशन की फॉर्म के अंदर हमें दिया। फाइनेंस बिल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज फाइनेंस बिल्स कैटेगरीज A and B. Category A will contain provisions dealing with any of the matters specified in the subclause A to F of clause 1 of article 1110. कोर्स में नहीं दिया, इसीलिए डिटेल में मैंने आपके नोट्स में भी नहीं डाला, पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ नंबर याद रखो। आर्टिकल 1110 क्लॉज 1 सब क्लॉज A to F में जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं, these are all related to the category A of the finance bill. That's it, सिर्फ इतना याद रखो। And the other matters, and category B involves expenditure from the, ये दो बारी पॉइंट आ गया, कैटेगरी B के अंदर लिखा हुआ है, उसमें दो बारी कॉपी पेस्ट हो गया। कैटेगरी B bills involve expenditure
from the consolidated fund of India. अच्छा, what is consolidated fund of India? और भी कुछ आता है? कह सकते हो, बट वो एक तरीके की फिर लाइबिलिटी होगी. फंड तो है, but that is in the nature of liability. ठीक है. जैसे आपने बताया टैक्स कलेक्शन जितना भी होता है, डोनेशंस, चैरिटीज जितने भी आती हैं, these are all the consolidated fund of India. ठीक है. ये जो आपने कॉन्सेप्ट बताया इमरजेंसी के लिए, वो भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट आता है, बट उसको हम एक सब कैटेगरी दे देते हैं, जैसे कंटिजेंसी. जैसे आजकल आपने देखा रिलीफ फंड, एक आजकल बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट चला दिया इन्होंने, पीएम केयर, सीएम केयर, ये फ्लड, वो फ्लड, रिलीफ केयर के नाम. ठीक है. तो वो आप उसके अंदर जितनी भी चैरिटी जो भी डोनेशन करना चाहो वो भी, बट हाँ वो ये जरूर है कि वो हर चीज के लिए यूज नहीं हो सकता. ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की यूसेज अलग है, उन रिलीफ फंड्स की यूसेज अलग है, क्योंकि वो बने ही उस पर्टिकुलर कैटेगरी के. बट अगेन देयर इज नो आंसरेबिलिटी, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स दैट एज वेल. आप नहीं पूछ सकते गवर्नमेंट को कि ये रिलीफ फंड का क्या हो, ना इनके ऑडिट्स हैं, ना इनका कुछ भी. ये आपने पढ़ा है. अगर अच्छा गवर्नमेंट के इन फंड्स को ऑडिट करना होता तो कौन करता? सीएजी बेसिकली जो है इनका ऑडिट वगैरह करते हैं. बट अगेन इट इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही ये चीजें क्रिएट की हैं. गवर्नमेंट खुद ही बोल देती है इसका ऑडिट करना और इसका ऑडिट नहीं करना. बोला जरूर है, लॉस में जरूर लिखा है, उनको पावर्स भी दी हुई है कि वो इन चीजों को ऑडिट कर सकते हैं, ये फंड्स कहाँ यूज हुए, एक्सपेंडिचर कहाँ पे हुआ, क्या चीज है. बट अगेन गवर्नमेंट के हाथ में है ना, गवर्नमेंट खुद बोलती है इसका करवा लो, गवर्नमेंट खुद मना करती है इसका नहीं कर. ठीक. नेक्स्ट इज दी ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग, सॉरी जो कैटेगरी बी के अंदर फाइनेंशियल, वो तो अलग है. गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है उसके अंदर, क्योंकि एक तरीके का ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू कंसोलिडेटेड फंड. हाँ, वो जितना भी रेवेन्यू, हाँ जो गवर्नमेंट बेसिकली रेवेन्यू क्रिएट वगैरह करती है, वो लेके आती है, वो सारा इसके अंदर आता है. ठीक है. और वो जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है हमारी, वो इन्हीं चीजों में से निकल के जाता है. हाँ बेसिकली सेंट्रल लेवल के ऊपर है. हाँ बिल्कुल. स्टेट को अगर लेना होता है तो स्टेट एक्चुअली के अंदर लेती नहीं है. स्टेट तभी तो सेंट्रल को बोलती है कि हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट, वो फंड निकाल के आपको सेंट्रल ही. ठीक है. स्टेट सिर्फ और सिर्फ उनको बोल सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट को रिक्वायरमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट को जाके सेंट्रल को बोलती है कि वी नीड योर हेल्प, हम लोगों को फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट है तो आप दे दो. तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि चाहिए तो गवर्नमेंट उन्हीं में से ही निकाल के दे देती है. जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां वहां पैसा निकल जाता है. जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वहां पे हर जगह पे मना हुआ. दिल्ली के अंदर बहुत बार हुआ, और भी बड़ी सारी स्टेट्स के अंदर है, बोलते हैं कि रिक्वायरमेंट है बट वो नहीं करने देते, क्योंकि बीजेपी इज लाइक उनको मोनोपोली क्रिएट करना. तो वो जहां जहां बीजेपी आपको नहीं मिलेगी ना, वहां वहां आपको ये प्रॉब्लम हर जगह पे मिलेगी. बट स्टेट कैन आस्क फॉर दैट. देना ना देना अगेन किसके ऊपर है? सेंट्रल का. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. रीजन आपका जो रीजन है शुड बी वैलिड. वो एक्चुअली के अंदर जब फंड्स भी मांगते हैं तो वो ये भी तो दिखाते हैं कि हम लॉसेस में जा रहे हैं या प्रॉफिट्स में जा रहे हैं. हम लॉसेस में जा रहे हैं तभी हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है. अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट प्रॉफिट में जा रही है तो व्हाई दे नीड द फंड्स. अगर वहां पे भी रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट में जाने के बाद भी, तो इफ द रीजन इज वैलिड तो स्टेट सेंट्रल वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं. साथ में लिखा फाइनेंशियल बिल कैटेगरी बी एंड ऑर्डिनरी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल्स हमने पढ़ा था. ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट या गवर्नर, सेंट्रल के केस में प्रेसिडेंट और स्टेट के केस के अंदर गवर्नर. और हमने ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आती है वो ऑर्डिनेंस प्लेस किया जाता है. अगर तो वो चाहिए कि कंटिन्यू रहे तो वो किस पे कन्वर्ट हो जाता है? एक्ट में. और अगर नहीं होगा तो वो उसी टाइम, या फिर अगर कुछ नहीं बोला तो विद इन 6 वीक हमने पढ़ा था कि वो अबॉलिश, आपका जो उसका रेलेवेंस है वैलिडिटी खत्म हो जाए. अब वही है, अगर वो एक्ट बन गया तो वो किस कैटेगरी में आ गया? ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल. ऑर्डिनेंस था पहले, अब वो रिप्लेस करके क्या बन गया? एक्ट बन गया. सो ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल्स आर ब्रॉट बिफोर द पार्लियामेंट टू रिप्लेस एन ऑर्डिनेंस with or without modifications promulgated by the president. यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट लिखा, बट इट इज गवर्नर एज वेल इन द केस ऑफ स्टेट. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट,
मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, आर्टिकल 368 बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड होता है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है कि बड़ी सारी चीजें अमेंड करनी पड़ती और बड़े सारे आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स और जितने भी लॉज हैं उनके अंदर अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इजी प्रोसीजर नहीं, बट ऐसा भी नहीं है कि रिजिड है, हम लोग कर नहीं सकते, कर सकते हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी। रिक्वायरिंग, अब ये 3 तरीके के होते हैं। देखो पहला लिखा, रिक्वायरिंग सिंपल मेजोरिटी फॉर देयर पासेज इन द ईच हाउस। यहाँ पे इन्होंने लिखा कि रिक्वायरमेंट है और एक ऐसा बिल है जो कि एक्चुअली के अंदर अमेंडमेंट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसके अंदर सिर्फ क्या किया हमने, मेजोरिटी का वोट लिया दोनों हाउसेस के अंदर। दोनों हाउसेस में, लोकसभा राज्यसभा में लोगों ने मेजोरिटी में वोट दिया और हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। सिंपल प्रोसीजर। रिक्वायरिंग, हाँ जी, परसेंटेज एक्चुअली होती है, कई बार तो होता है 50% से ज्यादा, कई बार वो लिख देते हैं 3/4, वो डिपेंड करता है, या 2/3 बेसिकली। कई बार इस तरीके से परसेंटेजेस आपको मिल जाएंगे जो इन्होंने 2/3, 3/4 वगैरह में लिख दिया, या फिर कई बार आपको सीधा लिख देंगे 50% और मेजोरिटी बेसिकली, तो वो उतना परसेंटेज हो सकता है। अब 2 कैटेगरीज होती है, या तो जितने टोटल मेंबर्स हैं उसका 50%। अब होता क्या है कि टोटल मेंबर जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, लोग एब्सेंट भी होते हैं। फिर वो कहते हैं जितने प्रेजेंट है ना, उन प्रेजेंट की मेजोरिटी, क्योंकि इन केसेस में प्रॉक्सी नहीं चलती। वो तो हम कंपनीज वगैरह में पढ़ते हैं, प्रॉक्सीज यहाँ पे नहीं। तो जितने भी प्रेजेंट है उनकी मेजोरिटी ऑफ वोट है। मेजोरिटी ऑफ वोट ने अग्री कर दिया तो पास, मेजोरिटी ऑफ वोट ने डिसएग्री कर दिया तो फेल। या फिर एक स्पेसिफाइड नंबर कि जितने भी लोग हैं उसका 2/3, उतना तो होना ही। तो इस तरीके से वेरिएशन जो है वो अलग अलग केसेस के अंदर मिल जाए। देखो यहाँ पे इसमें लिखा भी हुआ है सेकंड पॉइंट में, रिक्वायरिंग स्पेशल मेजोरिटी फॉर द पासेज इन द ईच हाउस, अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2 चीजें, अगर तो सारे लोग हैं, यहाँ पे पहला क्या लिखा, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ, लोकसभा में जितनी सीटें या राज्यसभा में जितनी सीटें, जितने भी यहाँ टोटल, उसका क्या कर लो, मेजोरिटी। मेजोरिटी हमेशा कब निकलेगी, 50% से ज्यादा, ऑब्वियसली तभी वो मेजोरिटी होगी। 50-50 में तो वैसे भी नहीं है, 50 से कम के अंदर भी जो होगी तो वो चीज अगेंस्ट चली जाएगी, यहाँ पे फेवर में जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग। और साथ में देखो लिखा है, बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो लोग प्रेजेंट हैं, जिनको वोट करने का राइट है, सबका वोट लो, वोट कलेक्ट करके देखो 2/3 फेवर में है या 2/3 अगेंस्ट में। फेवर में है तो पास, अगेंस्ट में है तो फेल। And requiring special majority for the passage and the ratification by legislature of not less than 1/2 of the states by resolution. अच्छा, what is ratification? That means correction. करेक्शन कह सकते हो, रेक्टिफाई करना कह सकते हो। पहले चीज गलत थी, हमने दोबारा उसमें एक्शन लेके उस चीज को ठीक कर दिया। बड़े सारे लॉज में ना रेटिफिकेशन के ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट बड़े सारे लॉज के अंदर अवेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ या नेचर ऑफ द लॉ। ये चीजों को चेंज कर दिया था। किसी बारी अथॉरिटीज को दे देते हैं कि ये रेटिफाई कर सकते, कई बार बोलते हैं अथॉरिटीज रेटिफाई नहीं कर सकते, तो वो डिपेंड करता है। फॉर दैट मैटर प्रेसिडेंट के पास ये पावर कि दे कैन रेटिफाई, दैट पर्सन कैन रेटिफाई, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ही एसेंट दिया, प्रेसिडेंट को ही यहाँ पे सुप्रीम पावर माना गया, वही पास करवा रहा है, तो प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रेटिफाई एज वेल। बट यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है, देखो लिखा है रिक्वायरिंग स्पेशल मेजोरिटी ऑफ देयर पासेज एंड रेटिफिकेशन वोट। कुछ लॉज ऐसे हैं जिनके अंदर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स बाय रेजोल्यूशन। स्टेट्स का मतलब यहाँ पे जो अलग अलग हमारी स्टेट्स हैं उनका 1/2, जितनी स्टेट्स हैं सबका अलग, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, उनके जितने भी रेजोल्यूशन पास की जाएंगी, अगर पास करवाना है ना तो उनके मेंबर्स का 1/2 वोट आपको चाहिए। यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन नहीं देखा जा रहा, यहाँ पे क्या देखी जा रही है, स्टेट। वो स्टेट अपनी असेंबली के अंदर रख के पहले पास करवाती है एंड देन वो मेजोरिटी अगर बता देती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, ये सारी स्टेट्स ने अपने अपने हाउसेस के अंदर इसको प्रेजेंट किया और सबने मेजोरिटी का पास कर। तो हरियाणा भी ओके, यूपी भी ओके, पंजाब भी ओके, राजस्थान भी ओके, लेट्स सपोज कोई और एक महाराष्ट्र कहता है कि हम, ठीक है, तो मेजोरिटी देखी जाएगी अब किसकी, स्टेट। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी आपको सिंपल कह रही है जिसको सिंपली हमने पास करने मेजोरिटी से।
दूसरी कह रही है हाउसेस में जितने लोग होंगे उनका वोट, और तीसरे कह रही है स्टेट का, हर एक इंडिविजुअल स्टेट का हम वोट लेंगे बाय पासिंग द रेजोल्यूशन। व्हाट इज रेजोल्यूशन? दोबारा बोलो। रेजोल्यूशन लाइक जैसे बोर्ड रेजोल्यूशन होती है या मीटिंग रेजोल्यूशन होती है। रेजोल्यूशन आर बेसिकली जिसके अंदर मैटर लिखा है, हाँ किसी चीज को प्रपोजल है उसके अंदर और लोगों की कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उसको या तो पास करवाते हैं हम, या तो हम बोलते हैं कि उसको वो फेल हो गई, मेजोरिटी ने वोट कर दिया पास करने के लिए तो पास हो गई, मेजोरिटी ने वोट कर दिया अगेंस्ट है तो वो चीज हम लोग रेजोल्यूशन कहते हैं फेल। ठीक है, तो कंपनीज वगैरह के अंदर हम ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट कि रेजोल्यूशन के कॉन्सेप्ट के साथ हो। सेकेंड पॉइंट के अंदर देर आर पीपल इन द लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड इन द थर्ड पॉइंट इट सेज स्टेट्स, इंडिविजुअल स्टेट का वोट चाहिए। और स्टेट ये बताएगी कि हम इस चीज के लिए अग्री कर रहे हैं या नहीं कर। जैसे एक एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे स्टैम्प एक्ट में कोई चेंज करें, स्टैम्प एक्ट स्टेट वाइज लगता है, हम पढ़ेंगे सेंट्रल लेवल पे बट इट एप्लीकेबल ऑन द स्टेट वाइज, हर जगह पे आपको रेट अलग अलग मिलेगा स्टैम्प ड्यूटी का। और अगर उसमें एक में भी वेरिएशन हो जाएगा ना, तो अगर कोई स्टेट मना कर देते, क्योंकि सबके ऊपर चेंजेस आएंगे, एक के अंदर भी चेंज आएगा तो वो स्टेट वाइज लग रहा है तो सब में चेंज होगा। तो इस केस का रेटिफिकेशन सिर्फ लास्ट सेकेंड पॉइंट में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक सेशन चल रहा है, आप जितने भी प्रेजेंट हो, मैंने किसी चीज के लिए आपने बोला कोई छुट्टी लेनी है या नहीं लेनी, आपने किसी ने बोला हाँ, किसी ने बोला ना, यू आर द पीपल प्रेजेंट हियर और हमने उनका वोट ले लिया था। और थर्ड पॉइंट कहता है कि जब लोग स्टेट को रिप्रेजेंट करते वहां पे हम उनका वोट लेते, जितने भी प्रेजेंट है उन सबके वोट से मतलब नहीं। अब एक स्टेट से 10 लोग बैठे हुए हैं वहां पे, तो 10 के 10 हो सकता है फेवर में, हो सकता है अगेंस्ट, हो सकता है आधे आधे हो सकते, ठीक हो चले, हम ऑल स्टेट्स लेंगे, हम उसके अकॉर्डिंगली लेंगे। जितनी हमारी टोटल स्टेट्स है, जितनी मेजोरिटी जाएगी हम उस चीज को पास कर देंगे, जितनी नहीं जाएगी उसको चेंज कर देंगे। तो ये हमें पॉइंट दिया हुआ था रिलेटेड टू द बिल। अब आते हैं अमेंडमेंट्स के ऊपर। ये अमेंडमेंट्स बेसिकली हालांकि और डिटेल में हो सकती हैं, बट मैंने पर्पसली नहीं डाली है क्योंकि 4-5 नंबर से ज्यादा में क्वेश्चन आएगा नहीं इसमें, तो इतना कंटेंट आपके लिए रिक्वायर्ड। इन अमेंडमेंट का नंबर याद रखना है, इस अमेंडमेंट का कंटेंट याद रखना, रट्टा लगाओ समझो जैसे मर्जी, बट ये याद होना, ठीक है। अब आते हैं अमेंडमेंट 102, 103, 104। तो 102 से शुरू करते हैं। ये जो आपको लैंग्वेज लिखी है ना, जो मैंने बॉक्स में डाली है, ये एज इट इज कॉपी पेस्टेड लैंग्वेज है जो अमेंडमेंट की, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई। तो द कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट 2018 received assent of the president on August 11, 2018। डेट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, you just need to know the number और कौन से ईयर में आई, 2018। This amendment inter alia provided for National Commission for Backward Classes and provision for socially, educationally backward classes. Article 338B and 324A were added to the Indian Constitution through this amendment. दो चीजें हैं इस अमेंडमेंट में। पहली चीज, जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस, SC, ST, OBC, उनके लिए एक नेशनल कमीशन बनाया है। कमीशन जितने भी बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर बॉडी क्रिएट भी की जाती है, क्या पर्पस होता है? एंजल, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनको रेगुलेट करना, उनके लिए और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो किस तरीके से उनको हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं, उनकी जितके कैसे हम लोग उनकी अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, उस तरीके के बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करें। अब हमने कितने सारे आर्टिकल्स के अंदर ये पढ़ा कि EWS हो गया, SC, ST हो गया, OBC हो गया, उनके लिए राइट्स रिजर्व है, उनके लिए सीट्स रिजर्व है। ये एक तरीके का हम उसी का फर्दर एक्सटेंशन, ये उतने ही जो पॉइंट है यहाँ पे मेंशन किया हो। अब ये कहते हैं कि एक कमीशन बनाओ, NC इसका जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज NCBC, ठीक है, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास। अब बैकवर्ड क्लासेस के अंदर दे इंक्लूड SC, दे इंक्लूड OBC, दे इंक्लूड द आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब इसके अंदर ये कहते हैं आर्टिकल 338 और 324 दो के अंदर अमेंडमेंट्स है। पहला पढ़ते हैं आर्टिकल 338 बी के अंदर क्या इन्होंने अमेंडमेंट की, और एक हम पढ़ेंगे 324।
338 कहता है lays down the provision for establishing National Commission for Backward Classes for the welfare of economically and socially backward classes. The purpose अगर कोई पूछे आपसे NCBC का तो what is the purpose is welfare of the economic, social and the backward classes. After this amendment, the NCBC was given constitutional status. Constitutional status का मतलब एक ऐसी बॉडी जो किसके थ्रू क्रिएट की गई, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, कोई लॉ नहीं बना. जैसे फॉर एग्जांपल SEBI is not a constitutional body, वो statutory. ICSI is a statutory body, but NCBC यहाँ पे क्या लिख दिया इन्होंने, is a constitution, क्योंकि लॉ में अमेंडमेंट, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की और हमने एक बॉडी क्रिएट कर दी. Commission shall consist of a chairperson, a vice chairperson, and 3 other members appointed by the president. ठीक है, तो इन टोटल 5 members हो गए, एक president, एक vice president और chairperson, vice chairperson, and the 3 other members. 5 को appoint कौन करेगा, हमारा president. The duty of the commission will be स्टैट्यूटरी बॉडीज को जो भी पावर्स, जो भी ड्यूटीज, जो भी ऑब्लिगेशंस मिलती हैं वो लॉ पे जो लिखी हुई है वो मिलती है, जो लॉ बना हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल SEBI इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, फॉर दैट मैटर ICSI इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. वी हैव अ कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980. ICSI के अंदर जो भी काम होता है उसकी रेगुलेशन चलती है बाय द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब जिसकी रेगुलेशन कहाँ से चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन से. देयर इज नो लॉ जो कि एक्चुअली के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उससे चलेगी. जुडिशरी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. जुडिशरी के लिए देयर इज नो अदर लॉ कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए चलो हम लॉ बना दे, रूल्स एंड रेगुलेशन बना दे. हमने क्या पढ़ा कि जुडिशरी इज अ बॉडी जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी, खुद अपने लॉज बनाओ, खुद अपने रूल्स रेगुलेशन बनाओ. तो इस तरीके से ये दो, स्टैट्यूटरी एंड दी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. अब इसमें देखो लिखा है द ड्यूटी ऑफ कमीशन विल बी, सबसे पहला, monitoring and investigating issues relating to safeguarding the educationally and socially backward class. एक तो मॉनिटर करो प्लस इन्वेस्टिगेट करो. मॉनिटरिंग एंड इन्वेस्टिगेशन का पर्पस इज बेसिकली जगह जगह पे ना परसेंटेजेस देंगे, इतना SC, इतना ST, इतना OBC, क्या वो एक्चुअली के अंदर इम्प्लीमेंट हो भी रही है या नहीं. अब आज के टाइम के ऊपर आप देखो, पहले लोग क्या करते थे, सर्टिफिकेट बनवा लेते थे, बहुत ईजी था, ला के पैसे दिए सर्टिफिकेट्स बनवा लो, ठीक है, और कोई भी पुराना अपना वो रिकॉर्ड दिखा दो या अपनी कास्ट वगैरह उनको बता दो तो सर्टिफिकेट बन जाते थे. अब नहीं बनते. अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत हायर लेवल की जाए क्या आपकी, तो आप बनवा लो, अदरवाइज अब बड़ी सारी इंक्वायरीज होती है. क्योंकि अब कमीशन बने हुए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और वहां पे बेनिफिट ले सकते हो तो आप उस सेक्शन में जाइए. आपको पढ़ाई के लिए और जॉब के लिए तो वो चाहिए, और ऐसे आपको घूमने फिरने के लिए सब कुछ, सारे बेनिफिट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने हमारी ये कमीशन सेटअप करके बोला कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इन चीजों की और ये सारे काम वहाँ पे होने चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल सिख रिलीजन में ना हमने बड़ी बारी देखा है, देयर इज अ सिख माइनॉरिटी एज वेल, जिसके लिए SC, ST, OBC, बेसिकली OBC के अंदर आते हैं, तो उनके ना सर्टिफिकेट्स बन जाते हैं, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स वगैरह बन जाते हैं. अब 2 तरीके के, एक तो बनता है जो सिख माइनॉरिटी का, वो चलता है सिर्फ सिख के स्कूलों में या उनके कॉलेजेस के अंदर, वो हर जगह पे नहीं चलता. और दूसरा जो एक्चुअली के अंदर OBC कैटेगरी के अंदर बनता है. सिख माइनॉरिटी वाले तो बड़े इजीली लोग बनवा लेते हैं. रकाबगंज गुरुद्वारे में जाओ, वहां पे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बैठी है, आप उनको बोल दो, जो लोग बैठे थोड़े बहुत पैसे ले लेते हैं, बना दो. बट उसका रेलिवेंस सिर्फ कॉलेज और स्कूल तक का है, जॉब वॉब का कोई रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी, मतलब जो इन जनरली OBC वगैरह में उनसे नहीं बिलोंग करते. उसके लिए जाना है तो फिर आप जाओ वहां पे गवर्नमेंट के पास में, उनको बोलो, अथॉरिटीज को, वो नहीं बना के देते इतना इजीली. वो पूछते हैं, वो पूरा का पूरा पिछला रिकॉर्ड निकालते हैं आपका, इनकम तो जो है वो आपका, वो दादे परदादों का सबका रिकॉर्ड निकालते हैं, कहाँ के है, क्या है, किस तरीके से, फिर वो चेक करते हैं कि मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए. हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है. मैं आपको बताती हूँ, मेरे खुद के नोन के अंदर कितने सारे लोगों ने बनाया, तभी मैं ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उनसे सुना 5-5 हजार रुपए में, फिर रेट बढ़ गया, 7,000 हो गया, फिर 10,000 हो गया, अब और थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि टाइम टू टाइम ये यही कर जाते और बनवाते हैं, बड़े लोग बनवाते. नेक्स्ट इज इंक्वायरिंग अबाउट द कंप्लेंट्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स. अगर कहीं जगह पे कोटा है और वो कोटा उनको अलॉट नहीं हो रहा, तो दे कैन फॉरवर्ड देयर कंप्लेंट टू NCBC और नेशनल कमीशन जाके इस चीज की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन भी करा सकते हैं.
advising and participating in the socio-economic development of the backward classes and evaluating the progress of the development. इंडिया में ना स्पेसिफिकली बहुत सारे एरियाज आपको ऐसे मिलेंगे जो स्पेसिफिकली इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं। तो एनसीबीसी हैज द पावर और इट्स लाइक अ ड्यूटी टू देम कि वो उन एरियाज पे विजिट करें, देखें कि क्या उन लोगों को वो बेनिफिट्स मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे, और अगर नहीं मिल रहे तो उसके लिए क्या क्या एक्शन लिए जाने चाहिए। प्रेजेंटिंग एनुअल रिपोर्ट्स रिगार्डिंग द सेफगार्ड टू द प्रेसिडेंट। अब ये नेशनल कमीशन की एक्चुअली के अंदर एक ड्यूटी है कि इसके लिए एक एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। ये सेंट्रल लेवल पे ही है, इसलिए डायरेक्टली किसको जा रही है? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को जाएगी और वो ये बताएंगे कि एक साल में अगर उनके लिए इतनी जॉब्स थी तो क्या मिली या नहीं मिली, अगर उनके लिए स्कूल्स कॉलेजेस में इतनी सीट्स रिजर्व थी क्या वो सीट्स उनको अलॉट हुई या नहीं हुई। ये पूरा डेटा मेंटेन करके उनको फॉरवर्ड किया जाता है। प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स फॉर रिकमेंडिंग मेजर्स नीड टू बी टेकन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन मेजर्स। अगर कोई काम नहीं हुआ तो उसके ऊपर वो अपनी रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसके ऊपर प्रेसिडेंट आगे एक्शन ले सकते हैं। एंड द लास्टली डिस्चार्जिंग ड्यूटीज कंसर्निंग एडवांसमेंट वेलफेयर प्रोटेक्शन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। कोई एग्जांपल आप दे सकते हो कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए की एडवांसमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लेती है अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्स टाइम? करेक्ट। वन ऑफ द एग्जांपल इज जो पॉलिसीज वगैरह गवर्नमेंट क्रिएट करती है। एक्चुअली के अंदर होता ऐसा है कि पॉलिसीज का बेनिफिट सब ले सकते हैं, बट उसमें भी गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, जैसे छोटा सा एग्जांपल तो आपको गैस सिलेंडर पे सब्सिडी जो छोड़ सकते हैं छोड़ दो। गवर्नमेंट ने ये भी बोला ना आपको कि अगर आप इतने कैपेबल हो कि आप उतने का सिलेंडर ले सकते हो, सब्सिडी छोड़ दो, इट्स एन ऑप्शन। उनके वेलफेयर के लिए एक ये बेनिफिट लिया जाता है, छोड़ता कोई भी नहीं, चाहे जितना मर्जी कोई करोड़पति हो, बेनिफिट मिल रहा है कोई क्यों छोड़ेगा। बैंक अकाउंट के अंदर आनी कितनी होती है, 100 पे आती नहीं है सब्सिडी, तो इतनी चीज भी कोई एक्चुअली के अंदर नहीं छोड़ता। कोई भी नहीं कहता कि चलो जा रही है या जाने दो, हर किसी को पता है कि हमें बेनिफिट मिल रहा है तो टेक दैट बेनिफिट। ठीक है, तो इस तरीके की पॉलिसीज या छोटे छोटे मेजर्स लेके उनके एडवांसमेंट के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले सकती है। ये भी है ना एक क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का विद रिजर्वेशन जो ओबीसी में होता है ना, क्रीमी या नॉन क्रीमी, मतलब उन्होंने वहाँ पे कोई डाइवर्जन किया है ना कि इफ यू बिलोंग, मतलब पैसे ज्यादा होगा तो यू कांट गेट बेनिफिट्स, पैसे भी है बहुत जगह पे। हाँ वो हो सकता है, डिपेंड हो सकता है, जैसे वो ना डिपेंड करता है कि पॉलिसीज और उनके अंदर किस तरीके के वो लोग प्रोविजंस रखते हैं कि किन किन कौन कौन लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, उसमें ये चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। And lastly, they say this article also grants commission the authority to civil court regarding the complaints of depriving the rights and safeguards of education and socially backward classes. अगर एनसीबीसी को लगता है कि किसी तरीके से बैकवर्ड क्लासेस के राइट्स को नहीं दिया जा रहा, they can directly move to the court act. ठीक है, उनके पास ये पावर है कि वो अपने नाम पे ही कोर्ट के पास जा सकते हैं just to protect the rights of the socially and economically backward classes. Next, article 324A. 324A ने क्या बोला? That president has been empowered to specify socially and economically backward classes in state or the union territory. President has the power किसको बाइफरकेट कर, स्टेट में ये है और यूनियन टेरिटरी में ये। इन अ स्टेट ही में डू सो आफ्टर कंसल्टिंग विद द गवर्नर, और यूनियन टेरिटरी में तो उनके पास खुद के पास होती है, सेंट्रल के पास में, तो वहां पे कहीं कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं। However, parliamentary approval is mandatory in including or excluding a community from the central list or educationally, socially and backward class. अब जैसे ये जो कास्ट सिस्टम है कि ये वाले लोग एसटी में आएंगे, ये एसटी में आएंगे, ओबीसी में आएंगे, ये जो लिस्ट प्रिपेयर की जाती है इनके लिए कंसल्ट किया जाता है स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू में गवर्नर। बस कितनी बातें हैं, लास्ट में क्या हो गया, बातें नहीं खत्म हुई आज, मेरे से ले लो। नाउ द पॉइंट इज कि ये जो लिस्ट प्रिपेयर की जाती है कि कौन एसटी कौन ओबीसी में, ये अगर स्टेट के अकॉर्डिंगली की जाएगी तो गवर्नर से कंसल्ट करके, यूनियन टेरिटरी की जाएगी तो उनके ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के हाथ में खुद में है क्योंकि वो सेंट्रल के अंडर ही आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे दी गई, तो बेसिकली द पॉइंट इज कि 102 अमेंडमेंट के अंदर हमें अमेंडमेंट डाल के सोशली एंड बैकवर्ड इकोनॉमिकली क्लासेस को स्पेसिफिकली एडवांटेजेस देने के लिए, एडवांसमेंट के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूट किया।
तो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसको पावर सारी कहाँ से मिली 102 के अमेंडमेंट्स में, और दो प्रोविजंस ऐड किए गए, दो आर्टिकल्स 338A और 338B एंड 324A। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं 103 अमेंडमेंट पर। The Constitution 103rd Amendment Act 2018 received assent of the President on the 12th January. Again date याद रखने की कोई जरूरत नहीं, 2019 में आई, इतना याद रखना है। This amendment added for the advancement of economically weaker sections of citizens. ऊपर citizen word नहीं था, यहाँ पे word क्या लिखा? Citizen. Inter alia including admission to education institution, including private education institution. अगर आपको याद हो तो हमने फंडामेंटल राइट्स में ये पॉइंट पढ़ा था कि इनके पास स्कूल की सीट्स जो है वो रिजर्व होती हैं, बट वहां पे हमने पढ़ा था गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड, नॉट द प्राइवेट वन। तभी आपको याद हो तो मैंने ये अकेडमी स्कूल का भी आपको एग्जांपल दिया था कि बहुत सारी कैटेगरीज को नहीं लेते, क्रिश्चियन स्कूल है, ये अपने उसके अकॉर्डिंगली चलते। बट 103rd अमेंडमेंट आई 2019 में, टू अ सर्टेन लेवल इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी इंक्लूड किया कि वो लोग भी SC, ST या EWS की कैटेगरीज को रखें, with whether aided or unaided by the state, चाहे गवर्नमेंट से फंडिंग है चाहे गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं, and reservation of appointments or posts in favor of any economically weaker sections of the citizens. अब यहाँ पे वर्ड लिखा है appointments or posts, so this is not related to the children or student, this is related to the job in the government sectors as well as in the private sector, जिसके अंदर SC, ST, OBC और the other backward classes में जो EWS वगैरह का कॉन्सेप्ट है सब इंक्लूड। अब इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर कुछ आर्टिकल्स के अंदर इसमें भी चेंज किया और फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज किया। देखो नीचे लिखा है 103rd अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स एज वेल एज गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो चाहे आप गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे DU, गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हालांकि इट्स अ सेल्फ गवर्निंग बॉडी, बट वो सेल्फ गवर्नेंस की पावर भी किसने दी है उसको? गवर्नमेंट। ठीक है, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन